नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश खुले समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए एक समझौते पर सहमत हुए हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद ने भारत का भूस्खलन मानचित्र जारी किया। चुनावी बॉन्ड योजना के 5 साल पूरे हुए। बच्चों की सामाजिक सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की दूसरी संयुक्त रिपोर्ट जारी हुई। केंद्र सरकार कार्गो और यात्री पोतों की आवाजाही के लिए 23 नदी प्रणालियां विकसित करेगी और सरकार ने नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट उर्वरक को बाजार में लाने की मंजूरी दी। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश खुले समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए एक समझौते पर सहमत हुए। पहली बार यूएन के सदस्य देश खुले समुद्र में जैव विविधता की रक्षा के लिए एक एकीकृत संधि पर सहमत हुए हैं। वर्तमान संधि पर समझौता वार्ता 1982 के समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के तहत संपन्न हुई है। अंक्लोज समुद्री संसाधनों के संबंध में देशों के अधिकारों को विनियमित करता है। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से अलग जैव विविधता पर संधि को खुले समुद्र पर संधि के नाम से भी जाना जाता है। BBNJ यानी मरीन बायोडायवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। ये संधि समुद्री जीवन के संरक्षण का प्रबंधन करने के लिए एक नए निकाय का गठन करेगी। इसके अलावा खुले समुद्रों में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना भी करेगी। ये खुले समुद्र में मत्स्य की मात्रा, अन्वेषण गतिविधियों आदि की सीमा निर्धारित करेगी। इस संधि का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये संधि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेंशन के संकल्प को प्राप्त करने में मदद करेगी। इस संकल्प के तहत 2030 तक विश्व की कम से कम 30% भूमि और महासागरों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। इसे 30x30 लक्ष्य प्राप्ति की संख्या दी गई है। ये संधि खुले समुद्र में प्रस्तावित गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने के लिए देशों पर दायित्व आरोपित करती है। इसके अलावा ये संधि समस्त प्रजातियों के स्थानिक पर्यावास के समक्ष विद्यमान खतरों और संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए अलग अलग क्षेत्रीय संधियों को संयोजित करती है। खुले समुद्र देशों के अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमा से शुरू होते हैं। किसी भी देश का EEZ यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट से 370 किलोमीटर दूर यानी कि 200 नॉटिकल मील दूर तक का क्षेत्र होता है। खुले समुद्र में विश्व के 60% से ज्यादा महासागर और पृथ्वी की लगभग आधी सतह शामिल है। वर्तमान में खुले समुद्र का केवल 1% ही संरक्षित है। अंक्लोज प्रादेशिक जल क्षेत्र दावों के तहत नहीं आने वाला समुद्र नीतल अन्वेषण को विनियमित करने के लिए तटीय और समुद्री सीमाओं को परिभाषित करता है। इसका मुख्यालय जमैका के मोंटेगो बे में स्थित है। भारत सहित 168 देश इस अभिसमय के पक्षकार हैं। और आइए अब आपको बताते हैं समुद्री सीमाओं की परिभाषाओं के बारे में। तो सबसे पहले किसी भी देश की आधार रेखा होती है जिसमें कि आंतरिक जल आता है और उसके बाद प्रादेशिक सागर है। ये किसी भी देश का संप्रभु क्षेत्र है। यहाँ विदेशी असैन्य और सैन्य जलयानों को कुछ शर्तों के साथ प्रवेश करने की अनुमति है। दूसरा है सन्निहित क्षेत्र। इसमें कोई देश अपने प्रशुल्क, राजकोषीय, आव्रजन या फिर संरक्षण संबंधी कानूनों के उल्लंघन को रोकने के लिए आवश्यक नियंत्रणों को लागू कर सकता है। और इसके बाद आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में किसी देश को समुद्री संसाधनों को खोजने और दोहन करने, समुद्री पर्यावरण की रक्षा करने, कृत्रिम द्वीपों और संरचनाओं का निर्माण करने आदि का संप्रभु अधिकार होता है। और उसके बाद आता है खुला समुद्र। इसमें किसी देश के EEZ प्रादेशिक सागर या आंतरिक जल क्षेत्र के बाहर का समुद्री क्षेत्र शामिल होता है। इस क्षेत्र पर किसी देश का कोई अनन्य अधिकार नहीं होता है। अगली खबर आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद ने भारत का भूस्खलन मानचित्र जारी किया है। NRSC के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारत का भूस्खलन मानचित्र तैयार करने के लिए 1988 से 2022 के बीच रिकॉर्ड किए गए भूस्खलनों का जोखिम आकलन किया है। ये आकलन देश के 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 147 जिलों में रिकॉर्ड किए गए भूस्खलनों पर आधारित है। इस मानचित्र को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के आपदा प्रबंधन सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। ये मानचित्र अंतरिक्ष डेटा और भूस्थानिक मॉडल्स का उपयोग करके भूस्खलन का राज्यवार भूस्थानिक वितरण प्रदान करेगा। NRSC एरियल और सैटेलाइट स्रोतों से प्राप्त डेटा के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। मानचित्र में दिए गए मुख्य तथ्यों की बात करें तो भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा भूस्खलन प्रवण देश है। भारत का 12.6% भू क्षेत्र बर्फ से ढके क्षेत्र को छोड़कर भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है।
भारत में भूस्खलन की 66.5% घटनाएं उत्तर पश्चिमी हिमालय में घटित होती हैं। इसके बाद पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिमी घाट का स्थान है। भूस्खलन के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर शीर्ष 5 जिले हैं। उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल, केरल का त्रिशूर, जम्मू कश्मीर का राजौरी और केरल का पलक्कड़ जिला। भूस्खलन को बड़े पैमाने पर चट्टानों, मलबा या मिट्टी के ढलान से तीव्र संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। भूस्खलन के कई कारण हैं। सामाजिक आर्थिक मापदंड जैसे कि कुल जनसंख्या और परिवारों की संख्या, इसके अलावा वनों की कटाई, अत्यधिक वर्षा और भूकंप आदि। भूस्खलन के प्रभावों की बात करें तो इससे जीवन और अवसंरचना को नुकसान पहुंचता है। इससे बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है और अवसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय बोझ उत्पन्न होता है। भूस्खलन की निगरानी और नियंत्रण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि लैंडस्लिप प्रोजेक्ट के तहत भौगोलिक सूचना तंत्र आधारित भूस्खलन पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित की गई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश के अलग अलग भागों में भूस्खलन की संवेदनशीलता का मानचित्रण किया है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भूस्खलन जोखिम क्षेत्र के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और आइए बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। चुनावी बॉन्ड योजना को 5 साल पूरे हो गए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड एक वचन पत्र यानी प्रोमिसरी नोट के रूप में एक वाहक साधन है। ये ब्याज मुक्त बैंकिंग लिखत भी है। चुनावी बॉन्ड की अवधारणा केंद्रीय बजट 2017-18 में पेश की गई थी। भारत का नागरिक या भारत में निगमित निकाय बॉन्ड खरीदने के लिए पात्र हैं। चुनावी बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखाओं से 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के गुणकों में किसी भी मूल्य वर्ग के लिए जारी किए जा सकते हैं या फिर खरीदे जा सकते हैं। मार्च 2018 से नवंबर 2022 के बीच 64.74% चुनावी बॉन्ड भुनाए जा चुके हैं। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों को 15 दिनों के भीतर इन्हें भुनाना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर चुनावी बॉन्ड को अधिकृत बैंक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जमा कर देता है। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों की पात्रता की बात करें तो राजनीतिक दलों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत होना चाहिए। साथ ही ऐसे दलों को पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त हुए हों, वो चाहे लोकसभा में हो या फिर विधानसभा में, लेकिन कम से कम 1% वोट जरूर मिले हों। ऐसे दल चुनावी बॉन्ड के लिए पात्र होते हैं। चुनावी बॉन्ड का महत्व इसलिए है क्योंकि ये राजनीतिक चंदे में नकदी के उपयोग को सीमित करता है। इसके अलावा फर्जी राजनीतिक दलों के गठन को समाप्त करता है, चंदा देने वालों को राजनीतिक उत्पीड़न से बचाता है और काले धन पर अंकुश लगाता है। लेकिन आप लोग इस बात से कहां तक सहमत हैं कि ये काले धन पर अंकुश लगाता है? इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चुनावी बॉन्ड से जुड़ी कई चिंताएं भी हैं। हाल ही में चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि चुनावी बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है। साथ ही ये गुमनामी नैतिक वित्त पोषण पर प्रभाव डालती है। इसके अलावा किसी कंपनी द्वारा चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दल को चंदा देने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। बच्चों की सामाजिक सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की दूसरी संयुक्त रिपोर्ट जारी हुई। ये रिपोर्ट 1 बिलियन से अधिक कारण बच्चों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा निर्मित करने की तत्काल आवश्यकता शीर्षक से जारी की गई है। इस रिपोर्ट में सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और जोखिम में फंसे हर बच्चे तक इनका लाभ पहुंचाने की साझी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों में ये कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर प्रत्येक 4 बच्चों में से केवल 1 बच्चे को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है। विश्व में 2.4 बिलियन बच्चों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है। हालांकि बच्चों के गरीबी में रहने की संभावना वयस्कों की तुलना में अभी भी दोगुनी है। विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा से वंचित बच्चों की बढ़ती संख्या से SDG 1 और SDG 10 जैसे सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति बाधित हो सकती है। SDG 1 निर्धनता के उन्मूलन की बात करता है और SDG 10 असमानता में कमी लाने पर केंद्रित है। आपको बता दें कि बच्चे जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वे लगातार बढ़ रही हैं। कोविड-19 महामारी, जीवन यापन की बढ़ती लागत, जलवायु आपदा जैसे संकट इन चुनौतियों को और ज्यादा जटिल बना रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा का मतलब संपूर्ण जीवन चक्र में गरीबी और सुभेद्यता को कम करने और रोकने के लिए डिजाइन की गई नीतियों और कार्यक्रमों के समूह से है। सामाजिक सुरक्षा के कुछ उदाहरण हैं बच्चों और परिवारों के लिए हित लाभ, मातृत्व हित लाभ, बेरोजगारी भत्ता और कार्यस्थल पर चोटिल होने पर वित्तीय या चिकित्सीय सहायता। दरअसल बाल केंद्रित सामाजिक सुरक्षा की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये बच्चों की कार्य उत्पादकता और आय अर्जन की क्षमता को बढ़ाने के लिए जरूरी है। ये बाल श्रम, लैंगिक असमानता और अपवर्जन जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए जरूरी है।
इसके अलावा भोजन, पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में वृद्धि करने के लिए जरूरी है। बच्चों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा निर्मित करने के लिए 6 महत्वपूर्ण कदमों की सिफारिश की गई है। ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां कार्यशील विश्व में हो रहे विकास के अनुकूल हों। बच्चों के बेहतर जीवन यापन के लिए उनके सार्वभौमिक कवरेज की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। बच्चों के जीवन में सार्थक बदलाव के लिए पर्याप्त लाभ स्तर की गारंटी सुनिश्चित की जानी चाहिए। जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से बच्चों और परिवारों को सहयोग देने वाले लाभों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान की जानी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का सतत और न्याय संगत वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अधिकार आधारित, समावेशी, लैंगिक रूप से अनुक्रियाशील और सूचना आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को अपनाना जरूरी है। केंद्र सरकार कार्गो और यात्री पोतों की आवाजाही के लिए 23 नदी प्रणालियां विकसित करेगी। नौवहन के लिए व्यवहार्यता के आधार पर 111 राष्ट्रीय जलमार्गों में से 23 नदी प्रणालियों की पहचान की गई है। भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा की जाती है। गंगा, भागीरथी, हुगली नदी प्रणाली, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसकी घोषणा 1986 में की गई थी। हाल ही में गोवा में मांडवी नदी पर पंजिम से वास्को के बीच नेशनल वाटरवेज 68 का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। भारत में नदियों, नहरों, पश्चजल और क्रीक्स के रूप में अंतर्देशीय जलमार्गों का एक व्यापक नेटवर्क मौजूद है। अंतर्देशीय जलमार्ग भारत में आंतरिक माल ढुलाई में केवल 2% का योगदान देते हैं। अंतर्देशीय जलमार्गों का लाभ इसलिए है क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल और सस्ता परिवहन साधन है। इसके अलावा भीतरी इलाकों से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसमें रखरखाव की कम जरूरत होती है। वायु, जल, ध्वनि आदि के प्रदूषण में इससे कमी आती है। हालांकि अंतर्देशीय जलमार्ग से संबंधित कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि भंडारण सुविधाओं की कमी है, पोतों की संख्या सीमित है, अंतर्देशीय बंदरगाह और लॉजिस्टिक प्रणालियां अपर्याप्त हैं, प्रौद्योगिकी अपनाने की गति धीमी है और इसीलिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जैसे कि वर्ष 1986 में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 को निरस्त करते हुए अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021 पारित किया गया है। नेशनल वाटरवेज पर नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। नदी नौवहन और अवसंरचना की जानकारी के लिए पानी यानी पोर्टल फॉर एसेट एंड नेविगेशन इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि नेशनल वाटरवेज 1 भागीरथी, गंगा और हुगली नदी पर है। ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है। नेशनल वाटरवेज 2 ब्रह्मपुत्र से सदिया और धुबरी तक है। नेशनल वाटरवेज 3 वेस्कोस नहर, चंपकरा नहर और उद्योग मंडल नहर तक है। नेशनल वाटरवेज 4 कृष्णा से विजयवाड़ा मुक्तियाला तक है। नेशनल वाटरवेज 10 अंबा नदी पर है। नेशनल वाटरवेज 83 राजपुरी क्रीक पर है। नेशनल वाटरवेज 85 कुंडलिका पर है और नेशनल वाटरवेज 91 शास्त्री नदी पर है। नेशनल वाटरवेज 68 मांडवी नदी पर, 111 जुआरी नदी पर, 73 नर्मदा नदी पर, नेशनल वाटरवेज 100 तापी नदी पर और नेशनल वाटरवेज 97 सुंदरबन जलमार्ग पर है। सरकार ने नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट उर्वरक को बाजार में लाने की मंजूरी दी है। कृषि मंत्रालय ने इफ्को और कोरोमंडल इंटरनेशनल को 3 साल के लिए नैनो डीएपी का उत्पादन शुरू करने की अनुमति दी है। ये उर्वरक 2023 के खरीफ मौसम में बाजार से उपलब्ध होगा। नैनो डीएपी अगली पीढ़ी का उर्वरक है। इसे नाइट्रोजन और फास्फोरस के नैनो कणों से उत्पादित किया जाता है। नैनो कण एक सूक्ष्म कण होता है जिसका आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। वर्ष 2021 में इफ्को ने नैनो यूरिया लॉन्च किया था। ये नैनो पोटाश, नैनो जिंक और नैनो कॉपर उर्वरकों को भी लॉन्च करने की योजना पर कार्य कर रहा है। डाई अमोनियम फॉस्फेट आधारित उर्वरक है। इसे अमोनिया को फॉस्फोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके उत्पादित किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस प्राथमिक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये पादपों के लिए आवश्यक 18 पोषक तत्वों में शामिल है। नैनो डायमोनियम फॉस्फेट के उपयोग के लाभ ये हैं कि इसकी उच्चतर उपयोग दक्षता के कारण उर्वरक सब्सिडी के बोझ और आयात निर्भरता में कमी आएगी। इससे कृषि लागत में कमी आएगी और किसानों की आय को दोगुना करने में मदद मिलेगी। ये उच्च पोषक तत्वों को ग्रहण करने, जल की कम खपत और पर्यावरणीय नुकसान में कमी के माध्यम से कृषि संधारणीयता में सुधार करेगा। यह अधिक उर्वरक उपयोग दक्षता को बढ़ावा देगा क्योंकि नैनो डीएपी की 500 मिलीलीटर की एक बोतल से उतना ही लाभ मिलेगा जितना कि पारंपरिक मृदा पोषक तत्व के एक बैग से मिलता है। नैनो डायमोनियम फॉस्फेट के उपयोग से संबंधित कई चिंताएं भी हैं क्योंकि नैनो कणों के निरंतर उपयोग से मृदा और फसलों में नैनो कणों की मात्रा में बढ़ोतरी होगी जिसके प्रतिकूल प्रभाव सामने आ सकते हैं। नैनो कणों की उच्च सांद्रता से स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेंगे।
और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या। भारतीय मानक ब्यूरो ने 31 मार्च 2023 के बाद बिना HUID यानी हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या वाले हॉलमार्क युक्त सोने के आभूषणों या सोने की कलाकृतियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग IS 1417/2016 में निर्दिष्ट भारतीय मानकों के मुताबिक 3 चिन्हों के साथ की जाती है। पहला चिन्ह BIS लोगो है, दूसरा चिन्ह सोने की शुद्धता और उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है और तीसरा चिन्ह HUID है। HUID एक विशिष्ट 6 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक कोड है। इसे प्रत्येक आभूषण पर अंकित किया जाता है जिससे कि वो आभूषण ट्रेसिंग योग्य बन जाता है। इसे BIS केयर ऐप में सत्यापित किया जा सकता है। ये मार्क सोने के आभूषणों की शुद्धता और उत्कृष्टता पर तृतीय पक्ष आश्वासन प्रदान करता है। अगला टॉपिक है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। देश भर की 36 महिला वॉश चैंपियंस को भारत की राष्ट्रपति ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया है। पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय ने किया था। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में महिलाओं द्वारा जमीनी स्तर पर किए जा रहे असाधारण और अनुकरणीय कार्यों को सम्मानित करने के लिए इन महिलाओं को सम्मान दिया गया है। इसके अलावा स्रोत संधारणीयता पर राष्ट्रीय जल मिशन मानक परिचालन प्रक्रियाएं जारी की गई हैं। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ भी किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एक स्वदेशी सीकर और बूस्टर के साथ पोत से छोड़ी जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने भी सुखोई Su-30 MKI विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। ब्रह्मोस एक मध्यम दूरी की रैमसेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी, जहाज, विमान या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज 450 किलोमीटर है। ये भारत और रूस का एक संयुक्त उद्यम है। इसका नाम ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा नदियों के नाम पर रखा गया है। ये 2 चरणों वाली मिसाइल है। इसके पहले चरण में ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन है और दूसरे चरण में तरल रैमजेट इंजन है। ये दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये 2.8 मैक या ध्वनि से लगभग 3 गुना गति से उड़ान भर सकती है। अगला टॉपिक है बांस क्रैश बैरियर। भारत ने महाराष्ट्र में वाणी वरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया है। बांस क्रैश बैरियर 200 मीटर लंबा है। इसका नाम बाहुबल्ली रखा गया है। इसे बांस की बम्बूसा बालकुआ प्रजाति से बनाया गया है। बम्बूसा बालकुआ को मादा बांस के रूप में भी जाना जाता है। ये एक उष्णकटिबंधीय क्लंपिंग बांस है। इसे मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर घरों, पुलों, मछली पकड़ने की नावों, मचान, टोकरियों आदि की निर्माण सामग्री में किया जाता है। क्रैश बैरियर का लाभ ये है कि ये वर्तमान स्टील बैरियर का विकल्प है। स्टील बैरियर की तुलना में बांस बैरियर की पुनर्चक्रण वैल्यू 50 से 70% है। ग्रेट सी हॉर्स, समुद्री घोड़े। एक नए अध्ययन के मुताबिक कोरोमंडल तट पर अत्यधिक मत्स्य से ग्रेट सी हॉर्स ओडिशा की ओर पलायन कर सकते हैं। ग्रेट सी हॉर्स एक प्रकार की मछली होती है। इनका सिर घोड़े के सिर जैसा होता है। ये कुशल तैराक नहीं है, लेकिन राफ्टिंग के माध्यम से ये प्रवास करते हैं। दुनिया भर में सी हॉर्स की 46 प्रजातियां होने का अनुमान है। हिंद प्रशांत में पाई जाने वाली 12 प्रजातियों में से 9 प्रजातियां भारत के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती हैं। सी हॉर्स का पर्यावास है समुद्री घास, मैंग्रोव, समुद्री खरपतवार या शैवालों से भरपूर नितल और प्रवाल भित्तियां। सी हॉर्स को IUCN की लाल सूची में वल्नरेबल स्थिति में रखा गया है। अगला टॉपिक है वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने जारी किया है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि केवल 17% देश लैंगिक रुझान, लैंगिक पहचान और लैंगिक अभिव्यक्ति के मुद्दों को कवर करते हैं। ये CSE पाठ्यक्रम में सबसे कम कवर किए गए क्षेत्र हैं। व्यापक लैंगिक शिक्षा सेक्सुअलिटी के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, शारीरिक और सामाजिक पहलुओं के बारे में शिक्षण और अधिगम की एक पाठ्यक्रम आधारित प्रक्रिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यौन शिक्षा पर केवल 20% देशों में कानून है और 39% देशों में एक राष्ट्रीय नीति मौजूद है। 68% देशों में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर और 76% देशों में माध्यमिक शिक्षा स्तर पर यौन शिक्षा अनिवार्य है। 2/3 देशों में गर्भ निरोधक मुद्दों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।
अगला टॉपिक है लुईस सुपर एसिड। जर्मनी के पैडरबॉर्न विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक विशिष्ट वर्ग के उत्प्रेरक को बनाने में सफलता प्राप्त की है। इसे लुईस सुपर एसिड नाम दिया गया है। लुईस सुपर एसिड लुईस एसिड से उत्पन्न हुआ है। इसका नाम प्रसिद्ध रसायनज्ञ जीएन लुईस के नाम पर रखा गया है। एक लुईस एसिड ऐसा कोई भी पदार्थ है जैसे कि हाइड्रोजन आयन जो कि गैर बंध वाले इलेक्ट्रॉनों की एक जोड़ी को स्वीकार कर सकता है। दूसरे शब्दों में ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। इनका इस्तेमाल अक्सर रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र करने के लिए किया जाता है। लुईस सुपर एसिड एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड से ज्यादा मजबूत होते हैं। ये सबसे सख्त बंधों को भी तोड़ सकते हैं। एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड सबसे मजबूत लुईस एसिड है। लुईस एसिड बेसिकली कोई भी ऐसा पदार्थ है जैसे कि OH आयन जो कि गैर बंध वाले इलेक्ट्रॉनों की एक जोड़ी दान कर सकता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।